फिर स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट है पॉवर्टी। एडम स्मिथ के एक स्टेटमेंट मिलेगा आपको एसएनसीईआरटी बुक में। वो ये बोलते हैं कि अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी पुअर है, गरीब है, तो इट मीन्स कि आपकी बाकी जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो भी पुअर ही होगी, वो कभी रिच नहीं हो सकती। ठीक है, तो खैर अभी बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, है ना। पॉवर्टी आपको पूरा यूनिट मिलेगा, उसको बाद में पढ़ लीजिए, पहले समझते हुए चलेंगे। तो कल हम लोग बात कर रहे थे, उसमें पॉवर्टी के टाइप हम लोगों ने देखे थे। उसमें एक टाइप दिया था आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी। इंडिया में मैक्सिमम किस टाइप की पॉवर्टी है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी और मेजरमेंट जब करना हो, मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो इसका जो मेथड है, मेथड ऑफ मेजरमेंट या कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो है आपका सेन इंडेक्स। आपको इस यूनिट में मिलेगा सेन इंडेक्स। पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे, सेन इंडेक्स। और जब आप तैयारी करेंगे जीएस में, तो इंडेक्स जगह पर आपको कोफिशिएंट नजर आ जाएगा, सेन कोफिशिएंट। मतलब मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सेन इंडेक्स। अब क्या है ये देखिए, ये फार्मूला आप समझ लीजिएगा, बुक में नहीं होगा, आगे जीएस में काम आएगा। W इक्वल टू जी, ब्रैकेट में 1 माइनस, सॉरी, W इक्वल टू म्यू, ब्रैकेट में 1 माइनस जी। दिस इज द फार्मूला फॉर सेन इंडेक्स। ऐसे निकालेंगे। सेन अमर्त्य सेन के नाम से है, उन्होंने ये बताया था। तो कैसे काम करेंगे, यहाँ पर W इक्वल टू वेलफेयर, म्यू इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, जी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको जीएस की बुक में मुझे लगता नहीं मिलेगा ना। रमेश सिंह वगैरह जब पढ़ेंगे कभी, उसमें होगा नहीं, तो प्रॉपर इसको समझ लीजिएगा। देखिए, आप या कोई भी पर्सन अगर अर्निंग करता है, मतलब इनकम की बात करेगा, इसको इनकम क्यों चाहिए? तो प्राइमरी स्टेज तो ये होती है कि आपकी बेसिक नीड है ना, बेसिक नीड्स, वो अलग बात है, उसके बाद ये नीड्स एडवांस हो जाती है ना। तो बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए, और जिसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जा रही, इट मीन्स कि उसका क्या हो गया? वेलफेयर हो गया। तो मतलब कल्याण हो गया। कल्याण मतलब आपकी जरूरत पूरी हो गई। ठीक है, क्लियर। अब इस फार्मूले का कैसे यूज करेंगे, और सेल इंडेक्स क्या है, इसको आप और कायदे समझ पाएंगे। यहाँ तक नोट कर लिए सारा कुछ? ठीक, अब जरा देखेंगे, ये फार्मूला समझ लेना ढंग से। देखिए, इसमें केस नंबर 1, केस नंबर 1 फॉर्मूला लिखेंगे, W इक्वल टू म्यू, ब्रैकेट में 1 माइनस जी। केस नंबर 1 में G इक्वल टू 0, इट मीन्स कि एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर G मतलब क्या था? इनइक्वालिटी। क्या है? 0। इट मीन्स कि सबकी इनकम क्या है? एक जैसी। आइडियली ये पॉसिबल है नहीं, है ना, पर ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू, ब्रैकेट में 1 माइनस 0। तो W इक्वल टू म्यू इंटू 1, W इक्वल टू म्यू, मतलब पर कैपिटा इनकम आपकी सफिशिएंट है आपके वेलफेयर के लिए। तो ये सोसाइटी रहने के लिए क्या होगी? परफेक्ट होगी, आप रह सकते हैं, आइडियल। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा केस नंबर 1। अगर किसी सोसाइटी में G इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि ये ठीक है, यहाँ पर करप्शन कम है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा।
W इक्वल टू म्यू, समझ आया क्यों? वैसे पॉवर्टी में मैं आपको 3 या 4 करीब करीब ग्राफ भी होगा इस यूनिट में, वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। केस नंबर 2, चलिए केस नंबर 2 हेडिंग डालिएगा। केस नंबर 2, फॉर्मूला टू इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में 1 माइनस जी, एंड यहाँ पर g इक्वल टू 1। केस नंबर 2 में g इक्वल टू 1, वैल्यू पुट करेंगे। म्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 हो जाएगा, w इक्वल टू म्यू इंटू 0। यहाँ पर वेलफेयर हो पा रहा लोगों का, नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये रहने के लिए ठीक नहीं है। ठीक है? तो सेन कोफिशिएंट या सेन इंडेक्स आपको ये बताएगा कि, तो या किसी जगह पर आप देख, किसी कंट्री में देखेंगे 2 केसेस आपको मिलेंगे। यहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी कम है, आपका वेलफेयर नहीं होता है। ठीक है, और इससे पहले वाला जो केस हमने देखा था उसमें आपका इनकम इतना है कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो पा रही। अब वापस आते हैं, जब पंडित नेहरू पीएम थे ना, उस समय देखिएगा मेन प्रॉब्लम्स थी। तो पंडित नेहरू के टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें नंबर 1 पॉवर्टी, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, ये तीनों उस समय कंट्री में, और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? पॉवर्टी। क्यों हुआ? अब जरा पॉवर्टी क्यों कंसर्निंग ज्यादा रहा है ना, इसमें देखिएगा मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी वो किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर में इशू क्या रहेगा? एक तो जो भी आपका अरेबल लैंड है आप, वो बैरन है, बंजर हो जा रहा। अच्छा, बैरन लैंड एंड डेजर्ट में डिफरेंस होता है। डेजर्ट एंड बैरन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ओके, आप क्या पता सैंडी होता है? कौन सा? डेजर्ट। ओके, बैरन में नहीं होगा सैंड पार्टिकल? होगा, बट बैरन लैंड जो बिल्कुल ही कल्टीवेशन के लायक कुछ न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं होते हैं बैरन लैंड। डेजर्ट में कुछ होता है डेजर्ट में एकदम नहीं, बट बहुत कम एक्सटेंट तक। ना। देखिए टेक्निकली उसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, जहां पर 25 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल होता है तब तो ठीक है, वो बैरन हो सकता है। लेकिन 25 से कम अगर कोई एरिया है, वो आपका डेजर्ट होगा। करेक्ट बात है, एक डेफिनेशन है। डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही में मिला देते हैं ना। डेजर्ट जैसे मान लीजिए किसी फार्मर की ये साइट है, कोई खेत वगैरह है, उसने कुछ, तो हो सकता है कि इसके खेत का कुछ हिस्सा क्या हो जाए, बैरन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बट ऐसा नहीं होगा कि एक खेत में थोड़ा सा डेजर्ट बन गया, ये नहीं होगा। ठीक है, तो एक चैलेंज क्या था कि मैक्सिमम लोग बेसिकली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में जो आपका लैंड एरिया है वो बैरन हो रहा, बंजर हो रहा। इट मीन्स की प्रोडक्टिविटी हो जाएगी या टोटल प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन का फार्मर्स का कम हो रहा, इट मीन्स कि इनकी इनकम कम, ऑटोमेटिकली इनकम डाउन। इनकम अगर कम हो जाएगा, कह सकते हैं ये सब क्या हो जाएगी?
गरीब हो जाए। एक तो ये चैलेंज है, ठीक। एग्रीकल्चर की बात करें, इरिगेशन, एंड इरिगेशन के लिए बेसिकली डिपेंडेंसी हमारी किस पर है? मानसून। इंडियन मानसून, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मानसून, इसको समझना बहुत मुश्किल है। कभी फ्लड, कभी ड्रॉट। पंडित नेहरू परेशान हो गए थे, ये क्या चल रहा है, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी पानी ही नहीं। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि कुछ करिए, हमारे पास तो पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इंडिया की हेल्प की यूएसएसआर, किसने हेल्प करी थी? और हम दोनों ने मिलकर के एक रिसर्च वर्क किया, उसका नाम है और मोनेक्स रिसर्च। क्या था मोनेक्स? इसकी हेल्प से हमने इंडिया का मानसून समझा कि कब फ्लड की कंडीशन होती है, कब ज्यादा सूखा आता है। ये मोनेक्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, उसमें इंडिया एंड यूएसएसआर ने रिसर्च वर्क किया, उसका नाम क्या? मोनेक्स। और मोनेक्स रिसर्च किस पर किया गया? इंडियन मानसून पर। एक चैलेंज और है एग्रीकल्चर में, और क्या है, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास लैंड, तो ये भी क्या हो जाए, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं सारी, ये है आपकी इन एग्रीकल्चर। देखिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी डिपेंड किस पर है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप देखेंगे, एक तो जो एरिया है आपका वो बैरन हो रहा, दूसरा इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी किस पर? मानसून। ये हमें समझ नहीं आ रहा। थर्ड पॉइंट क्या है? बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास में अरेबल लैंड नहीं है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, इसी से क्या होगा, जनरल साइकिल है ये, आपके साथ आप कभी भी देख सकते हैं। जनरली सब कुछ डिपेंड किस पर करता है? इनकम। इनकम अगर ठीक है, तो इनकम जब ठीक होगी तो आप आगे देखेंगे जो एक्सपेंडिचर है आपका किस पर करेंगे? ह्यूमन कैपिटल। इट मीन्स कि आप बच्चों को अच्छा फूड अवेल करा पाएंगे, एंड एजुकेशन। एंड इनकम अगर आपकी ठीक है तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आफ्टर सम टाइम आपकी इनकम को, और इनकम आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये साइकिल जनरली चलती है लाइफ में। आपको दिख रहा है? आपको बोर्ड दिख रहा है? वरना इधर आ जाइए। देखो, ये जनरल साइकिल है ना, आपकी लाइफ में भी आप रिलेट कर सकते हैं इसको। अगर इनकम किसी की भी क्या है, ठीक से, अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो वो ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बच्चों को अच्छा खाना अवेल करा पाएगा, एजुकेशन क्वालिटी अच्छी हो पाएगी। अगर इनकम ठीक है तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो आप देखेंगे इनकम क्या हो जाएगी, इनकम राइज करेगी। फिर से आप, इसलिए लोग बोलते होंगे ना, आपने सुना होगा कि पैसे से पैसा बनता है। सुना होगा ना, पैसे नहीं तो पैसा कैसे बनेगा? यही तो साइकिल है ना। और हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग क्या है? पुअर। कुछ समझ आ रहा है? यही तो साइकिल है ना लाइफ की। इसको आप एक एंगल से और समझ सकते हैं। देखिए, इनकम की साइकिल जब स्टार्ट होगी, अगर इनकम ठीक है आपकी, इनकम क्यों करते हैं? बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए। और बेसिक नीड जब आपकी फुलफिल हो जाएगी, देन क्या करेंगे? पैसा लेके कहाँ जाएंगे? बैंक जाएंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं,
अगर आपकी पॉकेट में इनकम आना स्टार्ट हो जाए, आप क्या करने वाले? नंबर 1, जो भी आपकी बेसिक नीड्स होंगी ये पैसा यहाँ पर खर्च हो जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट आप कहाँ लेके जा सकते हैं? या तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और बैंक में जब जाएंगे तो या तो सेविंग अकाउंट हो जाएगा, सेविंग वाला अकाउंट रहेगा, या फिर आप अपना फिक्स डिपॉजिट वगैरह ऐसा कुछ अरेंज करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे? इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। यही पॉसिबिलिटीज है ना। अगर आप भी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? एक तो पहले तो बेसिक नीड फुलफिल करेंगे, उसके बाद सेविंग अकाउंट कुछ, और सेविंग अकाउंट के साथ में फिर कुछ एफडी करेंगे। और जब यहाँ से मन भर जाएगा तो फिर क्या करेंगे? नोएडा में 62 में फ्लैट लेंगे। यही सब होगा ना। सर एक और हो सकता है ना कि जिनका इनकम बढ़ जाएगा विल शिफ्ट टू लग्जरियस क्लास। हाँ बेटा, वो नीड है वही बढ़ाते रहेंगे, बेसिक नीड्स है ना। लग्जरियस। हाँ, इसके बाद चलते रहेंगे आप। जैसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आपको क्या अभी मन में क्या है कि सर वो सिलेक्शन हो जाए, ईमानदार रहेंगे, है ना। ये सब होता है। टाइम के साथ जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी डिमांड साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है। अब आप देखिए, हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग गरीब हैं, पुअर हैं, तो उनकी इनकम बहुत कम है। जैसे तैसे उनकी लाइफ किस पर चल रही? बेसिक नीड जैसे तैसे पूरा हो पा रहा। और इसमें भी जब वो, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, अब क्या किया जाए? तो इन लोगों को, जो लोग बेसिक नीड नहीं फुलफिल कर पाते हैं, इनको गवर्नमेंट हेल्प करती है। कैसे गवर्नमेंट हेल्प मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। कोविड में सुना होगा आपको, फ्री फूड मिला था, है ना। एग्जाम्पल आप देखेंगे, फूड की बात करेंगे, बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है। फर्टिलाइजर, ये सब मेन एरिया है, यहाँ पर पैसा खर्च होता है। अगर कोई पुअर पर्सन है, उसकी इनकम इतनी कम है, तो कैसे सरवाइव करेगा? आर्टिकल 20 में तो उसके पास भी है। फ्री एजुकेशन कौन देता है? आप देते हैं, पैसा लगेगा उसमें। ठीक है। आप देखिए ना, बेसिक नीड है, आर्टिकल 21A, इसमें क्या है? राइट टू एजुकेशन। बुक्स भी फ्री हैं, पता करिएगा, बुक्स फ्री मिलती, ड्रेस फ्री मिलेगा, फूड फ्री मिलता है, मिड डे मील। क्या सब कुछ फ्री गवर्नमेंट को ही मिलता होगा? अगर आप कहीं लंगर लगाते हैं तो क्या आपको भी लंगर में मिला है? नहीं नहीं, आपने परचेज किया है ना। और ये पीटी में एक बार यूपीएससी पीटी में पूछा गया था, जो फ्री सर्विसेज है, कुछ भी गवर्नमेंट फ्री देती है, इसको हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। गवर्नमेंट आपको जो भी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको हम नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो मतलब क्या, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, तो बेसिक नीड ही नहीं इनकी फुलफिल हो पा रही, तो उनकी हेल्प कौन करने वाला है? गवर्नमेंट। और सब्सिडीज वगैरह देती है। तो ज्यादा अगर नंबर ऑफ पोर्ट्स ज्यादा रहेंगे तो गवर्नमेंट का मैक्सिमम पैसा कहाँ लगेगा? इनकी हेल्प में लगेगा, इनको खाना दिलाइए, है ना। देखा होगा अभी भी क्या है, पर मंथ कुछ पैसा, मतलब कुछ अनाज मिलता है खाने को। आई थिंक 35 kg मैक्सिमम लिमिट है ना, 35 kg। एक फैमिली को 35 kg मिलता है फ्री में। और आप देखिए बर्डन कैसे पड़ता है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर राइस की बात करें, मार्केट में राइस का प्राइस सपोज करो कि 20 रुपीज पर केजी, और जब आप जाएं गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रहा है, तो आपके हिस्से के 20 रुपीज कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट ने पे किया। और मान लीजिए गवर्नमेंट के पास लिमिटेड अमाउंट है, 100 रुपीज रखे हुए, उसने 20 पे कर दिया किसी को फ्री में फूड अवेल कराने में, तो वो रोड कैसे बनाएगा? बाकी काम कैसे गवर्नमेंट करेगी? तो जितने ज्यादा पोर्स के नंबर होगा, उतना ही ज्यादा आपका देश गरीब रहेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा? मिनिमम होगा। रोड बहुत खराब रहेंगे, स्कूल अच्छे नहीं रहेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बड़े पुअर रहेंगे। इसीलिए मोदी जी ने बजट में क्या किया? इस बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाया। ठीक है। लगभग 33% के आसपास कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस बार राइज किया है कंट्री में, है ना। कारण क्या है कि कब तक हम गरीबों को फ्री में बांटते रहेंगे? इस चीज को आप अलग से सोचिए, इमोशनल नहीं होना है कि नहीं मोदी जी है ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, है ना। ये सब नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी हम लोग जानेंगे नरेगा के बारे में, मनरेगा या नरेगा, है ना, उसमें फंड को कम किया है। और आप देखिएगा बहुत सारे लोगों ने डिबेट में क्या क्या बोल दिया
ये सरकार नहीं, ये विदेशी सरकार है, गरीबों का जो राइट है वो छीनने की कोशिश कर रहा हो। अरे कैसे गरीब, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ गरीबों के, ऐसा नहीं कि मैं भी उनके साथ हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप बैठाल के खिलाते रहेंगे, है ना, मंदिर के बाहर आप बैठ जाएं तो 2 टाइम खाना मिल जाएगा, है ना, हरिद्वार कभी जाइए घूम के, पूड़ी भी मिलेगा, सब्जी और हलवा भी मिलेगा, शाम को चाय की भी व्यवस्था है। लेकिन क्या आप इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं? आप भी चाहते हो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ऐसे इनकम, अगर आप गरीब रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ सब्सिडी मिलेगी। और अगर आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, इनकम आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, तो आप टैक्स पे करेंगे, आपके पैसे से गरीबों को फिर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो क्या बनना चाहते हो? टैक्स देना चाहते हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी इसीलिए, है ना। चलिए आगे देखिए। तो पॉवर्टी जब हम लोग बात कर रहे हैं अगर मान लिया कि पुअर कोई पर्सन है, तो आप कैसे इसको जज करेंगे? तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई, एक अरेंजमेंट हुआ है, उसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। पहले समझेंगे पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लिया कि ये पॉवर्टी लाइन है, और ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हम जानेंगे फूड के थ्रू, कितनी कैलोरी का फूड आपने कंज्यूम किया है, और सेकंड एक्सपेंडिचर। 2 मेथड रहेंगे पॉवर्टी लाइन को समझने में। एक क्या रहेगा, फूड के थ्रू कैलोरी मेथड, एंड सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। सपोज करो एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, मान लिया कि अगर किसी ने डिसाइड किया कि कोई भी पर्सन पर हेड की हम लोग बात करेंगे, पर कैपिटा की बात करेंगे, 50 रुपीज पर डे अगर वो एक्सपेंड करता है तो वो पुअर नहीं है, सपोज करो। तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, 50 रुपीज वाली। अगर कोई पर्सन 51 पर डे खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर उसका कितना है, 51 रुपीज, तो फिर ये गरीब नहीं। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जो 49 कर रहा, 48 कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। तो पॉवर्टी लाइन ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को थोड़ी हेल्प करी। ये बताइए कि जिनका भी इनकम बिलो देन 50 रुपीज है, या जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, इनको क्या बोलेंगे, बीपीएल, नाम सुना होगा आपने, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इनकी हेल्प की जाएगी, फिर इन लोगों के लिए फ्री एजुकेशन होगा, फ्री में फूड मिलेगा। ये सब नाम सुना होगा आपने, बीपीएल का नाम सुना होगा, है ना। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, है ना, नाम तो जानते हो, कॉमन है ना बीपीएल, ठीक है। ठीक है, तो बीपीएल अब कैसे करेंगे? हाँ, अब वो बीपीएल तो नहीं है ना, वो बिल्कुल ऑन उसी लाइन, सिलेक्शन हो गया, कट ऑफ क्लियर है, ठीक है ना, ये है। तो भाई 49.99 है, तब तो फिर आपका ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये काम कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए कई सारी कमेटीज बनी है। तो कुछ कमेटीज के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीपीएल की बात अगर करेंगे, तो पॉवर्टी को कैसे आपको खत्म करना है, तो पहले आप जानेंगे कौन है पुअर। इसके लिए एक तो गाडगिल कमेटी, डांडेकर एंड रथ कमेटी, बाई के अलग कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, रंग राजन कमेटी। नाम नोट कर लीजिएगा, ये कमेटीज हैं, आपको मिलेंगी आगे, है ना। ये रंगराजन, डांडेकर एंड रथ नाम है, डांडेकर महाराष्ट्र से हैं। इनको जब आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो होगा डांडेकर एंड रथ फार्मूला,
कमेटी नहीं, वहाँ फार्मूला मिलेगा, ठीक है। और भी कई सारी कमेटियां हैं, लकड़ वाला कमेटी एक और भी है, लिखना लिख लीजिएगा, लकड़ वाला कमेटी, एक और लिख लीजिएगा, लकड़ वाला कमेटी। ये सब कौन है? जब हमारा देश, मतलब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था उसके बाद की बात। इससे पहले एक पर्सन थे, दादा भाई नारोजी, हिस्ट्री पढ़ेंगे, दादा भाई नारोजी, उनको जेल हो गई। अंग्रेजों का सब कुछ था, ब्रिटिश इंडिया का टाइम, तो जेल में बैठे बैठे कुछ काम किया जाए, टाइम पास नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि जेल में जितने लोग भी थे, अंग्रेजों ने इनको पकड़ के भरा हुआ था, देखा कि जो फूड इनको अरेंज कराया जा रहा है इसकी क्या कॉस्ट है, मतलब एक बंदा अगर खाना खाएगा मिनिमम कितना पैसा खर्च होगा। तो इसी पैरामीटर से उन्होंने क्या किया, पहली बार पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन किया अपने हिसाब, साइंटिफिक नहीं था, बट अगर आपसे पूछा जाएगा वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया किसने पर कैपिटा इनकम या पॉवर्टी का मेजरमेंट किया है, तो दादा भाई नारोजी। और जेल से स्टार्ट किया, जेल में बड़े काम हुए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू ने कहा लिखी, इसका मतलब ये नहीं हर आदमी को जानना चाहिए, है ना। हाँ, सारे बड़े काम कहाँ हुए। खैर, तो दादा भाई नौरोजी ने ये अगर आपसे पूछा जाए कि वेरी फर्स्ट टाइम पॉवर्टी का मेजरमेंट या बीपीएल या पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम, कई सारे काम उन्होंने सेम टाइम किए थे। एक बुक लिखी थी, कल मैंने नाम बताया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कल बताया था ना, उसके राइटर कौन है, दादा भाई नारोजी, उसमें सब कुछ है। खैर, अब आगे देखते हैं हमारे यहाँ क्या है एक्चुअली में। ये मतलब दो केसेस आपके एनसीईआरटी मिलेंगे, एक तो आपको बाई की अलग कमेटी, दूसरा सुरेश तेंदुलकर का डेटा यूज किया गया है एनसीईआरटी में 11th में, तो ये दोनों डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देखेंगे, देखिए किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, पहले समझेंगे इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स कि कंपनी आपने डाली, और कंपनी जब कोई इन्वेस्टमेंट होता है इट मीन्स कि यहाँ पर नीड है लेबर्स की, लेबर लोग चाहिए। अब आप लेबर के लिए जाएंगे कहीं हायरिंग करने, स्पेशली इंडिया में लेबर चौक का पैटर्न है, देखा होगा हर जगह लेबर चौक आपको मिलेगा, मतलब वहां पर लेबर लोग बैठ जाते हैं पर डे बेसिस पे, जो जाते हैं पर डे के हिसाब से। तो मान लिया कि अगर इन्वेस्टमेंट मैंने किया और मैं जाता हूँ, मेरे माइंड में ये है कि मैं मिनिमम रुपीज पर डे दूंगा, इसी रेट से मैं हायर करने गया, और सोच अगर टेंशन क्या है, लेबर नहीं मिली तो मशीन पड़ी रहेंगी, रेंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, तो लेबर पहले जाऊंगा, सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा, और वहां देख मुझे चाहिए 10 1,000 लोग खड़े, ये इंडिया का सीन यही है ना, उस समय तो और ज्यादा रहा होगा। आप आपके रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम आपको कितनी चाहिए, 10% चाहिए आपको, और यहाँ पर 1,000 वेट कर रहे हैं, और आपने मन में सोचा देना है 200 रुपीज, थॉट चेंज, 100 रुपए दूंगा, खाना कहना है, इस पे पर भी, मतलब इस कंडीशन पर भी लोग जाएंगे, सर 80 देना, खाना मेरा, आपको भी खिला दूंगा, नौकरी दे दो। इट मीन्स कि हाँ नहीं, सच है ना, ट्रूथ है इंडिया का, मतलब सप्लाई ज्यादा है लेबर की, और इनको 200 मिलना था, अभी कितना मिलेगा, मान लिया 80 के आसपास मिलेगा, और ये पैसा उतना ही अमाउंट है कि आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड ही फुलफिल पाएंगे। गरीब आदमी क्या रहेगा, वो गरीब ही रह जाता है। जहां पर नंबर ऑफ लेबर्स ज्यादा है वहां पर पॉवर्टी का कभी खत्म नहीं हो पाता, जनरली क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी इनकम कितनी रहेगी, बहुत कम रहने वाली, इसलिए जो पॉवर्टी ट्रैप होता है इंडिया में वो टूट नहीं पाता। कैसे ट्रैप कैसे काम करेगा, देखिए मान लीजिए कोई पर्सन है, जनरली ये इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर कोई बंदा है ठीक से इनकम इसकी होती है, इन्वेस्टमेंट अगर ठीक होगा तो हो सकता है प्रॉफिट या इनकम, जब पैसा आएगा तो आदमी एक काम करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब अपने घर पर एक रूम बनाओगे, उसको रेंट पे दे दोगे, अगर आप फार्मर हैं
कुछ मशीन लेके आओगे, उससे अपना मतलब जो भी काम करोगे, बाकी रेंट पे भी काम करोगे। और दूसरा क्या आप देखेंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप डिमांड क्रिएट करेंगे। जब डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन के लिए लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो ये साइकिल बहुत अच्छी, इस तरीके से इंडिया में ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत पुअर है तो क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा, स्टार्ट कर पाएंगे, कुछ कोई काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन आपके यहाँ। और जब तक डिमांड नहीं, किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड खत्म तो वो खत्म। नोकिया मोबाइल याद है? अभी है कहीं नजर आ रहा? शायद एनसीईआरटी में पढ़ा जाए 20 साल बाद। मोबाइल क्रांति इंडिया में हुई तो उसमें एक नोकिया कंपनी थी, है ना। और बाइक में एक राजदूत मोटरसाइकिल होती थी, शायद आपने कभी देखा हो या सुना हो किस्से में, है ना, स्टोरी में, एक राजदूत मोटरसाइकिल थी, है ना। अभी नहीं है। ऐसे रॉयल एनफील्ड के साथ था, बट उन्होंने क्या किया, इनोवेशन कर दिया, डिमांड क्रिएट करा दी, तो डिमांड खत्म, वो चीज क्या हो जाएगी, आउट ऑफ साइकिल। अच्छा, डिमांड अगर है किसी चीज की, मान ली रॉयल एनफील्ड की बात करें, तो उसकी डिमांड ज्यादा है तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा, फैक्ट्री लगेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, साइकिल चलेगी। तो इंडिया में क्या है, पैसा ही नहीं लोगों के पास, आप डिमांड ही नहीं कर पाओगे। जिस चीज की डिमांड होगी वही मार्केट में रहेगी। आप देखिए फूड हैबिट इंडिया में चेंज हो गया। डिमांड किसकी है, पहले लोग इंडियन चीजें खाते थे, चाट वाट टाइप में ना ये सब बनता था, आलू टिक्की। अभी क्या हो गया, नूडल्स आ गए, मोमोज लोग खाने लगे। नहीं, जिसकी डिमांड होगी उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो नियम है ना इकोनॉमी का। और इकोनॉमी क्या बोलते हैं, टाइम के साथ जो नेचर ऑफ जॉब है चेंज होता है। अभी आप देखिएगा, कई सारे लोगों को काम मिला हो, कुछ नहीं, अपने वो बायर वाली लीड वगैरह सेल करते रहते हैं, मोबाइल का चार्जर, इस तरीके के। 20 साल पहले क्या ये सब चीजें थी? अभी आजकल क्या है, वो मोबाइल का कवर ओवर चाहिए, इन लोगों को भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है ना। लड़कियों को पागल बना देते हैं, 50 का लाते हैं, बोलते हैं 250 का मैम, सिर्फ आपके लिए। ऐसा लगता है पता नहीं कब से जानते हैं, है ना। तो मतलब आपको देखना ये है कि डिमांड रहना चाहिए। हमारे यहाँ क्या, नंबर ऑफ पर्सन क्या है, सब पुअर है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो पॉवर्टी ट्रैप क्रिएट हो गया। इसको आप दूर कैसे करेंगे? देखिए, जब आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, इन्वेस्टमेंट के साइज को इंक्रीज करना है, तो गवर्नमेंट ने कुछ किया है? यस, बिल्कुल किया है। स्टार्टअप का नाम सुना होगा आपने, स्टैंड अप, ये सब पॉलिसीज हैं। तो ये स्टैंड अप हो। एक और है मुद्रा, मुद्रा लोन। ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक समझ के लिए घर पे पढ़ लीजिएगा। स्टार्टअप का नाम किसी ने सुना? स्टार्टअप से क्या बेनिफिट होगा? स्टार्टअप से इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। एंड स्टैंड अप से, स्टार्टअप तो जानते हैं, स्टैंड अप पॉलिसी में क्या है? ठीक है। एक कंडीशन और है, हाँ वुमेन्स, करेक्ट। देखिए, स्टार्टअप तो सब जानते हैं। देखिए, डेवलपमेंट की साइकिल से जो लोग पीछे रह गए, आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग जिनको डेवलपमेंट में रोल नहीं मिल पाया, जैसे ये SC ST, इनके पास पैसा नहीं था। और उसके बाद में फीमेल्स, इन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाएगा, किस स्कीम के थ्रू? स्टैंड अप। कब आई थी स्टैंड अप पॉलिसी? 2016। घर पे जाएंगे, पढ़ेंगे। और स्टैंड अप का यूज आप कहाँ करेंगे? वुमेन एम्पावरमेंट में भी करेंगे, इनकम बढ़ेगी आपकी, है ना। SC ST लोग एक्चुअली में क्या है, ग्रोथ की जो साइकिल थी उससे पीछे रह गए, पैसा नहीं था, रिसोर्स नहीं है ना। गवर्नमेंट ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ। और फीमेल किसी भी ग्रुप की हो, ऐसा माना जाता है कि जो फीमेल्स हैं जनरली वो क्या है, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाई, अर्निंग करना चाहती, बट इन्वेस्टमेंट कैसे करें? आइडियाज हैं उनके माइंड में, बट पैसा नहीं है। हमारी सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट लेडीज नहीं करती, देखा होगा आपने। कितना भी अच्छा आइडिया हो माइंड में, अगर वो अपने घर में बात करें कि मेरे माइंड में आइडिया है, हम बिजनेस करेंगे, तो लोग बोलेंगे आइडिया नहीं, उसे पागलपन कहते हैं। महिलाओं की बात को सीरियस लेता नहीं, मतलब इंडियन सोसाइटी में। अभी गवर्नमेंट ने, मतलब मोदी जी ने सोचा, मोदी जी का आइडिया है कि अब हम सुनेंगे, मतलब अपने घर में तो नहीं सुन पाए, है ना, लेकिन बाकी सुनेंगे। तो कुल मिला के बेनिफिट हो जाएगा, इनकम लोगों क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, पॉवर्टी को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे,
अब ग्राफ है एनसीईआरटी में आपकी बुक में 4 आई थिंक 4 या 5 ग्राफ होंगे ऐसे, वो जरा देखिएगा। मैं एक साथ नहीं बनाऊंगा सारे, दो दो बनाएंगे। देखिए एक ग्राफ ये है, अगर सपोज करो कि ये जो लाइन है ये बीपीएल लाइन है, बीपीएल ठीक है, बीपीएल लाइन है ठीक। और अगर एक सोसाइटी ऐसी उसकी इनकम कुछ इस तरीके से है, तो क्या ये पुअर है? नहीं, ठीक है। और अगर क्या ये पुअर है? नहीं, दोनों पुअर, ठीक है। बनाइए, मैं बना लीजिए, ग्राफ बनाए। तो इस वाले ग्राफ में तो हमें पता जिस पर्सन की इनकम का ये ग्राफ है वो बंदा क्या है? रिच। और यहाँ पर अगर आप पॉवर्टी का नेचर देखेंगे, शॉर्ट टर्म पॉवर्टी, एक बार गरीब हुए फिर से क्या होगा? ठीक है, बीपीएल से क्या बस एक बार ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब ये जनरली होता रहता है सोसाइटी में। ठीक है, थर्ड वन ये ड्रॉ कर लिया। डेंजर जोन में है। और नेक्स्ट वन, लास्ट एक और, ये सब आपको एनसीईआरटी मिलेगा, उसको घर पे देख लीजिएगा, अभी बस क्लास में समझ लीजिए। ये भी लॉन्ग टर्म में आएगा। और इंडिया की बात करेंगे तो हमारे सामने जो जो मेजर चैलेंज है वो इन्हीं दोनों को लेकर के है। ठीक है, इंडिया में यही दोनों ज़्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन इसी टाइप में आते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो सब्सिडी आपको प्रोवाइड करती है ताकि आपकी इनकम क्या करे, जो लिमिट आपने डिसाइड की हुई है इस तक पहुंचे, तो सब्सिडी इन लोगों को मिलती है ताकि आपकी इनकम थोड़ी सी राइज करे और इस लेवल तक पहुंचे।
ठीक है, ये बीपीएल के ग्राफ हैं, आपको एनसीईआरटी मिलेंगे और इसको मेंस में आप डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ कमिटीज हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 लिखिएगा डांडेकर एंड रथ फार्मूला। डांडेकर एंड रथ फार्मूला, फार्मूला है क्या देखते हैं। डांडेकर एंड रथ फार्मूला। देखिए इन्होंने क्या बोला था, 1971 में फार्मूला दिया और मेथड में क्या यूज किया इन्होंने कि कितनी कैलोरी का आप फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में रहने वाला कोई भी पर्सन मिनिमम कितनी कैलोरी कंज्यूम करेगा पर डे, तो हाँ अगर इतनी कैलोरी आप कंज्यूम करते हैं पर डे तो फिर आप पुअर नहीं हैं। क्लियर है। लाइन कैसे डिसाइड की गई, किसकी मदद से, कितना फूड आप कंज्यूम करते हैं कैलोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है और पर डे इतनी क्वांटिटी की कैलोरी वो कंज्यूम करेगा, इट मीन्स कि वो फिर पुअर नहीं है। किसने बोला था ये, डांडेकर एंड रथ फार्मूला। लेकिन क्या ये ठीक है, इसमें कुछ ऐसा जो छूट गया है वो आगे कवर किया जाएगा बाई के अलग कमेटी में। ये आपको इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मतलब आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा। आगे जब जीएस पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा डिटेल में। अगली कमेटी देखिएगा जिसका रेफरेंस एनसीईआरटी में है, बाई के अलग कमेटी। इन्होंने क्या बोला, इंडिया की अपन बात करेंगे तो रूरल इंडिया एंड अर्बन। नेचर ऑफ वर्क जो है दोनों में अलग अलग है। रूरल इंडिया में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर कैलोरी ज़्यादा चाहिए। एंड अगर आप अर्बन इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर फिजिकल वर्क कम होता है, मेंटली वर्क आप ज़्यादा एंगेज रहते हैं। तो रूरल इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर उन्होंने बोला कि कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2400 कैलोरीज पर डे कंज्यूम अगर करेंगे तो फिर आप पुअर नहीं हैं। और अगर अर्बन इंडिया की बात करेंगे तो कितनी कैलोरीज, 2100 कैलोरीज पर डे कंज्यूम कोई करता है अगर अर्बन एरिया में, तो वो पुअर नहीं है। किसने बोला था ये, बाई के अलग। डांडेकर एंड रथ ने दोनों को एक ही साथ किया, इनको अलग अलग किसने किया, अलग ने किया, अलग किया। रूरल एंड अर्बन को अलग नहीं, है ना, तो याद रखिएगा डिफरेंस है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप इस मेथड को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो फिर ये ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग फिट रहने के लिए कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं ना, डाइटिंग वाइटिंग चालू है ना, अलग टाइप। आज फ्रूट्स खाएंगे, कल पूरे दिन नींबू पानी चलेगा, ये सब वो लोग हैं जो पहले से बहुत खा चुके हैं, है ना। ठीक है, बट ठीक है, टाइम के साथ चीजें चेंज होती है। अगला देखेंगे सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, उन्होंने क्या बोला कि बीपीएल कैसे मानेंगे। देखिए
पता नहीं ऐसा क्यों सोचा इन्होंने। अगर दिल्ली में कोई है 1000 रुपीज पर मंथ आपका खर्च है, तो मुस्कुराइए, आप गरीब नहीं। 1000 में क्या आपको मिलेगा? एक्सपेंडिचर बेटा, एक्सपेंडिचर, हाँ सॉरी मेथड, यहाँ का मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। ₹32 के आसपास पड़ेगा दिल्ली में पर डे, है ना? तो आप सोचिए पर डे आप कितना एक्सपेंडिचर साइज आपका, ₹32। तो फिर आप गरीब नहीं है। तो 32 में क्या मिलेगा? ऐसे तो पूरा इंडिया क्या हो गया, अमीर हो गया, है ना? रंगराजन कमेटी चूंकि इसमें नहीं दिया है, उन्होंने क्या बोला, 47 रुपीज। अगर दिल्ली में आप 47 रुपीज पर डे अगर आप खर्च करते हैं अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमेटी, तो आप गरीब नहीं है। 47 रुपीज, और 47 में क्या मिलेगा? आजकल ढंग की चाय भी 20 के आसपास या 15 रुपीज मिलती होगी। 10 वाले तो जमाने जा चुके ना। समोसा भी महंगा हो गया, है ना? पहले 10 रुपीज मिलता था, अभी नहीं मिलता होगा। तो बताइए ये लोग पता नहीं कहाँ बैठते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे आप पॉवर्टी का मेजरमेंट करेंगे। बट हाँ कमेटी है, आपको जानना पड़ेगा, बट इतने पैसे में कैसे काम चलेगा? ठीक है, 47 रुपीज। अभी यही लेटेस्ट कमेटी यही है, रंगराजन कमेटी। इसके अकॉर्डिंग 47 रुपीज पर डे अगर आप खर्च करते हैं तो फिर आप गरीब नहीं हैं। अर्बन बेटा, अर्बन का डेटा बता रहा हूँ, 47 रुपीज। एनसीईआरटी में है ना, इसलिए लिखा नहीं उसको, है ना, इस चैप्टर में। बट आप सोचिए कि अगर दिल्ली में आप हैं और आप पर डे एक्सपेंडिचर कितना, मतलब आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 47 रुपीज, आप गरीब नहीं हैं। 47 क्या मिलेगा? बत्रा तक जाओगे और आओगे, 20 रुपीज तो ऑटो में देना पड़ेगा। रिमेनिंग कितना? 27। 27 में 2 बार खाना तो नहीं मिलेगा, है ना? एक बार ही नहीं मिलेगा, हमें लगता है। 27 क्या मिलेगा? टिफिन भी नहीं मिलेगा। टिफिन भी आई थिंक 100 के आसपास मिलता होगा। तो जब भी टाइम मिले मन की बात कार्यक्रम में लिखिएगा मोदी जी को कि सर हम मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं, एक टाइम का टिफिन 100 रुपीज। रंग राजन जी को मेरा मैसेज पहुंचा देना, ठीक है? अपना एड्रेस मत लिखना, रंग राजन घर पे आ जाए, है ना? पर ठीक है, ये कमेटी से बात समझ आई क्या है, मतलब बीपीएल को आप कैसे कंसिडर करेंगे, तो ये तरीका है। चलिए, और सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पुअर्स कहाँ पर ज्यादा है? कल बताया होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर्स इन उत्तर प्रदेश। इस कमेटी में सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर्स कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। एंड मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ठीक है, तो ये पॉवर्टी की कंडीशन है, गरीबी है इंडिया में, तो क्या किया जा सकता है? गरीबी को कम कैसे करें? पॉवर्टी को कम करना हो, मतलब फैक्टर एक हेड डालिएगा, रीजन लिखिएगा, रीजन या फैक्टर्स बिहाइंड पॉवर्टी। गरीबी के कारण जरा देखिए क्या क्या है पॉवर्टी के रीजन या फैक्टर्स। नंबर 1 लिखिएगा, पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर बेसिक इंफ्रा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप आगे जानेंगे, इसको मैंने अंडरलाइन क्यों कराया, एनसीईआरटी में नहीं होगा, आगे टेक्स्ट बुक जीएस में पढ़ेंगे। तो एक रिपोर्ट आई थी, डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसको पब्लिश कौन करेगा? वर्ल्ड। इन्होंने बोला था कि इंडिया में पॉवर्टी को अगर खत्म करना है, कम करना है, तो बेसिक इंफ्रा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ऐसा क्यों बोला? हमारे यहाँ पर एक सिस्टम चलता है सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम। कुछ ऐसी कास्ट होती हैं जिनके हाथ का पहले कोई लोग छुआ, वो कुछ खाते नहीं थे, देखा होगा आपने। मान लिया एक गाँव है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी कहाँ रहती है? गाँव में। सपोज करो हम लोग एक गाँव में रह रहे हैं, और मैं बहुत अच्छे समोसे बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसी कास्ट से हूँ जिसके हाथ का कोई खाता नहीं, टच नहीं करता, मुझे और कुछ नहीं आता, समोसे बनाना आता है। मैंने गांव के बाहर समोसे तलना स्टार्ट किया,
क्या आप लोग मुझसे परचेज करोगे? कुछ साल पहले पहुंचिए, नहीं पहुंच, है ना, 70-80s की बात है अपनी सोसाइटी में। वर्ल्ड बैंक क्या बोलती है कि जब यही कारीगर या जो स्किल्ड बंदा, मुझे मेरे पास स्किल्स है ना, समोसे सबसे नहीं बनेगी, आप बना के देख लेना, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो मुझसे गांव में तो कोई खाएगा नहीं। अगर मेरे गांव से रोड निकल जाएगा दिल्ली के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सुबह सुबह बस पे बैठूंगा, सारा सामान लेकर के मेट्रो के नीचे छोटे वाले समोसे बना के सेल करना चालू। तो यहाँ कोई जानेगा? पहले कास्ट पूछोगे, भैया जरा आधार कार्ड दिखाना, उसके बाद समोसे, नहीं। तो गांव में मैं खाली पड़ा हुआ था, बर्डन था अपनी सोसाइटी पर। और जब कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई तो मैं क्या करने लगा, इनकम करने लगा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक बोलती है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बढ़ने से इंडिया में पॉवर्टी कम हुई है तेजी से, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझ लीजिएगा बाद में। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, नंबर 1 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये किस रिपोर्ट में बोला गया था? डेवलपमेंट रिपोर्ट किसकी है? वर्ल्ड बैंक। सेकंड, ठीक है। और आप बता सकते हैं 56% लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंडलेस लोग हैं, जमीन ही नहीं है, वो गरीब हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ये चैलेंज है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लैंड रिफॉर्म, ठीक है। अगला लिखिएगा, अगला रीजन बड़ा अजीब लगेगा, मतलब होगा, लगेगा आपको, पॉवर्टी खुद अपने आप रीजन है। हाँ हाँ, ठीक है, ये साइकिल है ना एक्चुअली। उसके बाद एक और रीजन ऐसा है जो पॉवर्टी से निकला है, अनएम्प्लॉयमेंट लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों हुआ? पॉपुलेशन, वैसे भूलते अचीवमेंट है ना, पॉपुलेशन लिखें। यहाँ से लेबर सप्लाई बढ़ेगी ना, अभी एग्जांपल दे रहा था, लेबर सप्लाई जब बढ़ेगी तो उनका जो भी इनकम होगी क्या हो जाएगी? कम होगी, ठीक है। और चूंकि काम एक लोगों का है और 100 लोग आ गए, इट मीन्स कि अभी सोसाइटी में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अगला रीजन लिखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एंड लास्ट में लिखेंगे, इसी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, डिमांड, पुअर डिमांड, हमारे डिमांड बहुत कम। एंड एक टेक्निकल रीजन है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारे यहाँ पर सेविंग रेट बहुत पुअर है, पैसा बचेगा ही नहीं, तो आप क्या कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे? ये सारे रीजंस हैं जिनसे हमारे यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा हुई है, ठीक है। आप पॉवर्टी को कैसे कम कर सकते हैं? गरीबी को कम करना हो, क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओके, और अवेयरनेस प्रोग्राम। एक और चैलेंज आने वाला है, सॉरी, हाँ, स्किल डेवलपमेंट। एक बड़ा चैलेंज आपको फेस करना होगा, आई थिंक आफ्टर 5 years। एआई का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है ना। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा एक दो चीज़। इससे पहले लोग टाइप करते थे, आपको एक दो पेज अगर ऐसे लिखना हो ना, टाइप करना आता नहीं, तो ये व्यवस्था आपके मोबाइल में है। गूगल में जाएंगे, फोटो क्लिक करिए, स्कैन करिए लेंस के थ्रू, और ट्रांसलेट कर दीजिए किसी भी लैंग्वेज, अरेबिक में लिख दीजिए। पापा को कुछ बोलना हो ऐसा जो बोल नहीं सकते अरेबिक, वो खुद ही ट्रांसलेट कर लेंगे, तब तक आप भागा हो, है ना। तो आप सोचिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टाइपिस्ट का काम क्या रह जाएगा?
भाई जब तक आप एक पेज टाइप करोगे ना, उतने टाइम में मैं 3-4 कर दूंगा। गूगल ट्रांसलेशन अलग चीज, इसमें एरर होती है, इसमें एरर नहीं होती। 99% जो है एरर फ्री। तो ये क्या है, ये अलार्मिंग मतलब सिचुएशन है भी कि आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसीलिए मतलब अमेरिका के कई सारे साइंटिस्ट ने बोला है कि बहुत ज़्यादा एआई का यूज मत करिए, वरना सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा, काम ही नहीं मिलेगा, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुआ, कुछ तो रहा होगा ना। भाई हमें और आपको काम ना मिले, मान लिया रोबोट आ गए आईपीएस के रूप में, वही टेस्ला, तो एक रोबोट खरीदा 10 लाख रुपए, बात खत्म हो गई, फंक्शन सारे लगा दिए, आपसे अच्छा काम करेगा, आप तो इमोशनल हो जाओगे। तो दोस्त मिल गया तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाले साल में आप लोग देखेंगे इस चीज को, ये क्राइसिस का दौर रहेगा। और अभी से ही आर्टिकल आना चालू हो गया है। यूएसए में क्या हुआ था, 2015 या 16 में एक आर्टिकल आया था, वहां पर एक फैक्ट्री में लोडिंग का काम होता था, तो ट्रक लोड हो रहा, एक मशीन भाई रोबोट लोड कर रहा था, तो उसमें फंक्शन इनबिल्ट था कि इतना वेट रहेगा, आपको उठाना है, और जब तक वेट रहेगा तब तक आपको ऐसे से करते रहना है। कई बार बॉक्स जो है वो फंस जाता है, और उसमें एक एम्प्लॉय था, वो फंस गया, उसका कपड़ा पर कुछ फंसा होगा ऐसे करके, तो उसने इतनी बार उसे ऐसे से किया, पटका है कि वो मर गया। कि हाँ, ये 15-16 की बात है। मतलब एआई का यूज बहुत डेंजरस है, फंक्शन होते हैं ना, वो मशीन है, और मशीन में आप ह्यूमंस देखते हो। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है कि घर में रोबोट वाला खिलौना लेके आए, है ना, फिर यही सब होगा आगे। ठीक है, तो आप देखिएगा, ये जब भी आपको टाइम मिले संडे वनडे को, तो देखना एआई का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ने वाला है, खासकर ऐसी इकोनॉमी पर जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यूएसए, ये सब कंट्रीज। नहीं, पाकिस्तान की तो बात अलग, पाकिस्तान को ये सब टेंशन नहीं है ना। खैर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जिन्होंने मतलब क्या गवर्नमेंट ने किया है, तो आप देखिएगा पॉवर्टी के लिए उससे पहले एक केस एनसीईआरटी में स्किप कर गया था। देखिए, ब्लैक सॉइल का केस इन्होंने दिया है इसी चैप्टर में। ब्लैक सॉइल बेसिकली, इसका लोकल नेम जो है, क्या है इसका लोकल नेम, रेगुर, इसको रेगुर बोलते हैं, लोकल नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, रेगुर। और क्रॉप, वेरी गुड, इसीलिए इसको गुड कॉटन सॉइल बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक केस आपको मिलेगा कॉटन का, वो पढ़ लीजिएगा, इसी में एक बॉक्स में होगा, एक सुधा की स्टोरी होगी, वो देखिएगा, गरीब बच्चा है, इस तरीके से बॉक्स में, स्टोरी जरूर पढ़ा करो, स्टोरी में एक मैसेज होता है। ठीक है, तो अपना एक देख लीजिएगा एक बार, कॉटन के फार्मर्स का है, जितनी ब्लैक सॉइल वाले जो एरिया है पूरा इसमें कवर किया गया है, घर पे देख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए है, इसको समझना जरूरी, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम एरिया अंडर, ये आपका इंडिया में है, हम लोग मैक्सिमम एरिया की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करें। ठीक है, तो ये कंसर्न था, अभी भी है, ब्लैक सॉइल का। उसके बाद पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाए, बहुत सारे काम किए गए। नंबर 1 लिखिएगा, फाइव ईयर प्लान में इंदिरा जी ने बोला था कि हमें क्या करना है। उनका एक स्लोगन था कि लोग बोलते हैं इंदिरा हटाओ, और मैं बोलती हूँ गरीबी हटाओ। जेपी, बिहार में उन्होंने, गांधी मैदान है बिहार में, और जेपी बोलते थे ना इनको हटाओ, गुड़िया बोलते थे, मुंह गुड़िया इनको बोलते थे, ये कुछ नहीं है। तो पटना में गांधी मैदान का नारा ये था कि लोग बोलते हैं इंदिरा हटाओ, और हम बोलते हैं गरीबी हटाओ। कौन सा 5 ईयर प्लान था, 5th वाला, 5 में बोला था। ठीक है, एंड 6 वाले में एक रूरल इंडिया, चूंकि उसका शेयर ज्यादा था, इसीलिए आप देखेंगे
5 ईयर प्लान की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर नाबार्ड बैंक और जुलाई 1982 और रूरल इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अलग से एक बैंक, उसको नोट करके लिख लेंगे, नोट करके 2 अक्टूबर 1975 एक बैंक बनता है रीजनल रूरल बैंक। ये भी लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा ताकि पॉवर्टी को कम किया जा सके। रीजनल रूरल बैंक। नाबार्ड होना चाहिए कंट्री में, तो इसके लिए रिकमेंडेशन दिया था एक कमेटी ने। उस कमेटी का नाम क्या है? किसी कमेटी ने बोला था ना कि नाबार्ड होना चाहिए। शिवरमन कमेटी। नाबार्ड बैंक के लिए सिफारिश रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को किसने दी थी? वो शिवरमन कमेटी थी। एंड थर्ड वन देखेंगे क्या चेंज हुआ था कि पॉवर्टी को कम किया जाए। थर्ड, प्रोग्रेस या ग्रीन रिवॉल्यूशन। इंडिया में कौन लेके आया था इसको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बट ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड रहा, और ये लिमिट इसकी आपको वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा लिमिटेड एरिया तक नजर आया। एंड क्रॉप्स वीट एंड राइस, ये दो क्रॉप्स को ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो बीट, इन दोनों में मैक्सिमम बेनिफिट किसको होता है? बीट को। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को बीट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये सारे नोट्स साथ में रखेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट नोट्स बन जाएगा। तो पीटी तो आप ऐसे कर ले जाएंगे। स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन देखिएगा, वो तो आप करने लगे होंगे। अगर आप सारा क्लास एकदम प्रॉपर लेंगे ना तो आप देखिएगा। पीसीएस के तो आप अभी कर लीजिए, नोट्स जो लिखा रहा हूँ प्लस एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पीटी तक आपका। चलिए आगे देखिएगा, एक और स्कीम है पॉवर्टी को कम करना है ना, तो सबसे इफेक्टिव एक स्कीम है, उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। नरेगा। मैंने जी बड़ा बनाया है, इसके पीछे स्टोरी है। नरेगा एक्ट कब पास होता है? 2005। ठीक। जी का मतलब क्या है? गारंटी। गारंटी मतलब राइट। गारंटी एक टाइप से क्या होता है? आपका अधिकार है, राइट है ना। जैसे मान लिया अगर आप कोई डिवाइस परचेज करते हैं तो उसमें गारंटी मिलती है ना, 6 मंथ की, 1 ईयर की, जो भी। तो वो क्या आपका राइट है? अगर वो डिवाइस खराब होती है आप लेके आए, हम वो रिप्लेस करेंगे। तो हम लोग बात कर सकते हैं राइट। गारंटी मतलब ये आपका क्या है? राइट। नरेगा फर्स्ट स्कीम है जिसने एम्प्लॉयमेंट का राइट दिया है आप इंडिया। समझ आई बात नहीं? नरेगा ने पहली बार आपको राइट दिया है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, बड़ा यूनिक सा आप रिफॉर्म देखेंगे। इससे पहले आपको राइट नहीं मिलता था, नरेगा ने आपको क्या प्रोवाइड किया? राइट, कि आपका अधिकार है, काम मिलेगा। ठीक है। एक्ट का पास होता है 2005। एंड नरेगा
स्टार्ट कब होगा? 2006। और किस स्टेट से होता है? आंध्र प्रदेश, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहीं से नरेगा स्टार्ट हो जाएगा। नरेगा में क्या है वो जरा देखिएगा, बेसिक फीचर्स क्या है इसमें। जो वर्कर होगा ना उसको आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? नंबर 1, अनस्किल्ड। सेकंड कंडीशन, एज कितनी होनी चाहिए? 18 या 18+। ठीक है, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। गरीब तो है ही, बीपीएल के लिए है। ठीक है, ये कंडीशन जो मैंने नोट नहीं करी, लेकिन ये किसके लिए? बीपीएल के लिए है, जो पुअर है उनके लिए है। टेक्निकली आप अनस्किल्ड होने चाहिए। अगर बाय मिस्टेक आपने सपोज करो कि बीए पास कर लिया, तो आप क्या होगा? स्किल्ड हो गए। और बीए जैसे तैसे पास किया तो वहां से भी गए और यहाँ से भी गए, है ना। यहाँ काम मिलेगा नहीं। ग्राम प्रधान को पता होगा ना कि आपने बीए पास कर लिया, ये तो आपको ही पता कैसे पास किया है। अगर आपका दोस्त ना जाता तो आप पास नहीं हो पाते, है ना। तो समझ लीजिएगा, वर्कर कौन रहेगा? अनस्किल्ड एंड एज कितनी होनी चाहिए? ठीक। नंबर ऑफ डेज की बात करेंगे। नंबर ऑफ डेज 100। किसमें? एक हम लोग यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल ईयर। एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना काम मिलेगा? 100 डेज का काम मिलेगा। ठीक है। इसमें थोड़ा रिफॉर्म किया गया। अगर कोई ऐसा एरिया है आपकी कंट्री में जहां पर ड्रॉट या फ्लड आता है, तो वहां पर 150 डेज, याद रखेंगे। ऐसा एरिया, एरिया अफेक्टेड बाय ड्रॉट एंड फ्लड, वहां पर नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? 150 डेज। 150 डेज। ठीक। एक स्टेट है आपका उत्तराखंड, इसने बोला है कि पूरे स्टेट में हम एक साल में कितने डेज काम देंगे आपको? 150 डेज। ओनली वन स्टेट इन इंडिया जिसने बोला है कि हम आपको, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हम 150 डेज काम प्रोवाइड करेंगे। स्टेट इलेक्शन था तो उससे पहले बोला था। तो बड़े रिफॉर्म कब आते हैं? जब इलेक्शन होता है ना। हाँ, इलेक्शन था ना। अभी वापस हाँ, तो ये थोड़े चेंज होने चाहिए ना। 24 में इलेक्शन है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हो सकता है ज़्यादा हो ना। तो ठीक है, बाकी और भी बेनिफिट हो सकते हैं। जब भी इलेक्शन होता है तो जनता की बल्ले बल्ले हो जाती है ना, कुछ मिलेगा, है ना। 19 में इलेक्शन था तो क्या मिला था? 2000 रुपीज ऐसे फार्मर्स को। पीएम किसान स्कीम लेके आए थे ना, उसमें 2000। हाँ, वो भी इलेक्शन से आए, इलेक्शन जस्ट पहले। तो 24 में देखिए क्या मिलता, हो सकता है फार्मर्स को एक बाइक मिले, है ना। पर ठीक है। सॉरी, 400 डेज, हाँ ये क्या है? तो क्या मिलेगा, है ना। नहीं नहीं, ये तो गारंटी है मिलेगी, वो मिलता है। ऐसा कोई केस हुआ है? नहीं मिला। अभी आपको समझ आएगा। इनफैक्ट देखिए, अगर आप ऑन पेपर्स देखेंगे, जैसे आपको मनरेगा कार्ड इशू हो जाएगा, उसके विद इन 15 डेज काम मिलेगा। काम मिलना तो अलग की बात, आपको गारंटी मिली है ना, ये तो आप सोच ही नहीं सकते। आप देखिए ना कितना टाइट है। जिस दिन आपको कार्ड मिला, और कार्ड हर सीजन में फिर से इशू किया जाता है, तो कार्ड के विद इन 15 डेज काम मिलेगा आपको, ये गारंटी है। ठीक है। तो 15 डेज के अंदर नहीं मिलता है तो उसको मंथली वेजेस मिलेगा विदाउट एज अ पेनल्टी। पेनल्टी
नहीं नहीं, वो मिलेगा जब नहीं काम मिलेगा तब ना। हाँ अच्छा, हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, काम मिल जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है। तो एक तो ये रिफॉर्म है। अब थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे, 2008 में, जब आप देखें 2008 की बात है, और ग्लोबल इकोनॉमी सफर कर रही थी, और यहाँ पर था रिसेशन। आईटी सेक्टर एकदम डूब सा गया था, डंप हो गया था, लेकिन इंडिया की मार्केट को बचा लिया गया था। मतलब इसका जरा सा भी बैड इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ा था। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा को बोला था ये नरेगा नहीं, ये गेम चेंजर है। तो नरेगा को गेम चेंजर बोला, क्योंकि स्मॉल डिमांड को लगातार बनाए रखा था। जो वर्कर्स थे ना, वो कुछ परचेज करते रहे लगातार, तो मार्केट से डिमांड कभी खत्म नहीं हुई। इसीलिए इसको गेम चेंजर बोला गया। और नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे 2009 कुछ 2 अक्टूबर को इसका नाम नया हो गया, मनरेगा। 2 अक्टूबर मतलब महात्मा गांधी को डेडिकेट। ठीक है, तो नरेगा का नाम कब चेंज होता है? 2 अक्टूबर अक्टूबर 2009, नाम हो जाएगा मनरेगा। कि बहुत ही शानदार प्लानिंग है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे 33% रिजर्वेशन है, किसके लिए? वुमेन्स के लिए। 33% रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए। और देखिए, जैसे मान लिया, सपोज करो आपका विलेज ये रहा बी, मतलब है ना, और इसके चारों तरफ आप कहीं पर भी मैक्सिमम 5 किलोमीटर आप जाएंगे। अगर इससे ज्यादा आपको जाना पड़े तो 10% पैसा आपको ज्यादा मिलेगा। जो पर डे बेस आपका विजिट होगा, वो 10% आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सपोज करो विद इन दिस रेंज आपको 300 रुपीज पर डे अलाउंस मिल रहा है, या 300 रुपीज पर डे आपको वेजेज के रूप में मिल रहा है। अगर आप इससे आगे जाएंगे तो 10% आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब इट मीन्स कि 30 रुपीज एंड 300। तो आपको कितना मिलने वाला है? बहुत ही अच्छे से प्लान आउट किया गया है इस पॉलिसी को। अब थोड़ा सा ये रहेगा कि लोग काम कहाँ करते हैं, इनका वर्किंग की बात करें, नेचर क्या है। नेचर ऑफ वर्किंग अगर आप देखेंगे, नंबर 1, क्या काम करते हैं लोग? नरेगा वाले कुछ काम करते हैं? नहीं नहीं, मतलब कहाँ पे, किस टाइप का काम करते हैं? नेचर क्या है? करेक्ट, नंबर 1 लिख लीजिएगा। उसको थोड़ा सा टेक्निकली लिखेंगे, वाटर कंजर्वेशन। और इसमें लिखेंगे ठीक है, वर्कर्स क्या करेंगे वाटर कंजर्वेशन में? क्लीन करेंगे, तालाब है, लेक है, ऐसा कुछ है ना। उसके बाद आप सोशल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, जो भी गवर्नमेंट का एरिया पड़ा रहता है, जमीन रहती है, उस पर कुछ प्लांटेशन वगैरह करेंगे। बेसिक इंफ्रा में रोल प्ले करेंगे, रोड वगैरह बन रहा है, या स्कूल बन रहा है स्कूल गाँव में, या फिर लास्ट में पीएम आवास किसी का आया हुआ है तो उसमें भी ये लोग रोल प्ले करते, प्रधानमंत्री आवास में भी ये लोग काम करते। ये सब इनका काम। और स्टेट पीसीएस में आप देखेंगे, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, नरेगा वाले क्या काम करते हैं, तो दिया था ऑप्शन। ठीक है, समझ आ जाएगा इस टाइप में। चलिए, बहुत बड़ी स्कीम है जीएस में, आप और इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, चेंज क्या होगा सोसाइटी में, है ना। बट यहाँ पे इतना सफिशियंट है। अब अगली यूनिट देखते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा पूरी यूनिट, है ना। फिर लेकिन ह्यूमन कैपिटल,
अगली यूनिट आपको मिलेगा जो चैप्टर, सॉरी इसी में एक अगला चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल। पॉवर्टी कर रहे थे बेटा हम, कल स्टार्ट किया था ना पॉवर्टी, वही था। ठीक है, पॉवर्टी कल स्टार्ट किया था ना, वही। कल मैंने आपको बताया था 2 टाइप होता है ना, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। उसमें होगा नहीं, लाइक ना ना बिल्कुल होगा ना। एलपीजी के बाद इन्होंने नहीं पॉवर्टी, नहीं यहाँ पे ना बेटा चैप्टर नंबर जो 4 से पहले पॉवर्टी है, ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल है ना, किसी में नहीं क्या? अच्छा, ओरिजिनल वाली जो है ना उसमें पॉवर्टी है, ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी ह्यूमन कैपिटल इसमें हम लोग ये करेंगे इस वाली में, ठीक है। अब नहीं भी पढ़ेंगे तभी चलेगा, ये नोट्स पढ़ लिए ना, यही सब नोट्स में मैंने आपको ज़्यादा ही करा दिया, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी वगैरह सब बता दिया है ना, ठीक है। चलिए अब अगली यूनिट हमारी क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन कैपिटल, ये आपको समझना है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद आपको ये समझना है कि ह्यूमन कैपिटल हमें क्यों चाहिए। मान लीजिए सपोज करो कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कोई फैमिली है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 10। तो ये 10 के 10 क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक। जितने भी लोग होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे आपके, ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन अगर इन्हीं मेंबर्स में सपोज करो कि 6 पर्सन्स ऐसे हैं जिनका एजुकेशन एंड हेल्थ बहुत अच्छा है, तो ये लोग हो जाएंगे आपके ह्यूमन कैपिटल। समझ आए? किसी फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने हैं, 10 है, तो ये 10 क्या हो जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स हो जाएंगे। मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन इनमें से जो ट्रेंड है, स्किल्ड है, उनकी हेल्थ भी अच्छी है। तो आप देखिए दोनों फैक्टर्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, जिनको अच्छे से मिलेगी वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। आप बताइए इनकम किसकी ज्यादा होगी, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकली ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। हालांकि रीजनिंग लगाएंगे तो वो कॉमन, वो सब वेन डायग्राम मत लगाइएगा, है ना। तो हमें अपने आप को किस में कन्वर्ट करना है, हाँ स्किल। अगर सिर्फ आप स्किल्ड है, हेल्थ आपका पुअर है, देखिए ओके वो काम कर सकता है तो वो तो ठीक है, आपका ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर रेगुलर कोई मान लीजिए सपोज करो मुझे टीबी है, मतलब ऐसे बोल लो है ना, तो मैं डेली ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, 30 डेज का मंथ रहेगा, है ना। तो मैं हो सकता है 20 डेज जाऊंगा, 10 डेज अपने घर पे बैठूंगा, तो मैं क्या हूँ, सही से ह्यूमन कैपिटल नहीं हूँ। लेकिन अगर मान लिया कोई ऐसा बंदा जो बाई बर्थ ही उसमें कुछ ऐसा है, लेकिन वो ट्रेंड हो चुका है, उसकी हैबिट पड़ गई, डेली ऑफिस जाएगा, प्रॉपर काम करेगा, तो वो अब आपका ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा।
ठीक है ना, बात समझ आए। और ऐसा नहीं कि देखिए उसकी हेल्थ मतलब क्या है, रेगुलर हेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं। डेली अगर फीवर आ रहा, डेली कुछ अगर आ रहा, तो फिर आप प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल नहीं है। हाँ, स्किल पर्सन, उसका रीजन है ना, आपको चेक करना होता है प्रोडक्टिविटी। करेक्ट है ना, प्रोडक्टिविटी अगर किसी की ठीक है तो वो ह्यूमन कैपिटल, अदरवाइज वो नहीं। यूएसए की बात करेंगे, अगर आप कंपेयर करके देखिए, देखिए इन यूएसए एंड इंडिया, ह्यूमन कैपिटल मैक्सिमम कहाँ पर है हमारे। देखिए जो हमारे ह्यूमन कैपिटल के लोग हैं वो भी कहाँ गायब हो गए, यूएसए चले गए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स कहाँ पर, यूएसए। तो आईटी सेक्टर, हाँ लेकिन अनएजुकेटेड बट स्किल्ड तो होंगे ना, कुछ काम आता होगा, स्किल्स होती है ना। ठीक है ना, देखिए एजुकेशन का बेसिक पर्पज क्या है, स्किल्स। तो मान लिया अगर मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन वो भी लिमिटेशंस है। मान लिया मैं सर्जन के साथ काम कर रहा हूँ, क्या मैं ऑपरेशन कर लूंगा, ठीक है ना। तो मतलब इसलिए उसको लिखते नहीं कि वो 100% यूनिवर्सल नहीं होता ना, इसलिए नहीं लिखते। हालांकि इंडिया में चलता है, डॉक्टर के पास अगर आप 4-5 ईयर्स काम करेंगे तो आप खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। अगर आप रूरल इंडिया में जाएंगे ना, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे मिलेंगे जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं, नाम भी नहीं लिख पाते, बट डॉक्टर अच्छे हैं। कोविड में एक आर्टिकल आया था कि बहुत सारे लोगों को एडमिट किया उन लोगों ने, बड़े डॉक्टर्स तो दूर से देख रहे थे कोविड में, जिनको झोला छाप बोलते हैं वहाँ पे। यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा है, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। ठीक है, तो वो क्या है बेसिकली, वो अब स्किल्ड हो गए, है ना, लेकिन उनकी स्किल को लिखेंगे नहीं। ठीक है ना, ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो आपको टेक्निकली याद ये रखना है कि आप ट्रेंड हैं, एजुकेटेड हैं, आपका हेल्थ अच्छा, आप क्या हो जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल। इसीलिए मोदी जी क्या करते हैं, मैं अभी उनकी पॉलिसी देखी ना, कोशिश क्या है कि मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स को किसमें कन्वर्ट करें हम लोग, ह्यूमन कैपिटल। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट क्या है, हम लोग स्किल्ड करें लोगों, ठीक है ना। अब आप बताइए कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, या ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे। गरीबी और पुअर हम लोग हैं, ठीक है, पॉपुलेशन, कुछ बैरियर्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। उसमें क्या हो जाएगा, पॉवर्टी है आपका, पॉपुलेशन हो जाएगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई गांव में कोई लड़की, देखिए आपका सिलेक्शन क्यों हो रहा है, आप सोचिए। ऐसे लोग जिनको ग्रोथ का मौका नहीं मिला, डेवलपमेंट की साइकिल में जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनको आपको शामिल करना है। गांव में कहीं अगर मान लीजिए कोई एक लड़की वो स्कूल जाना चाहती, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, तो वो स्कूल नहीं जा पाएगी। और आप देखें जनरली हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारी चीजें रहेंगी, जैसे एक किसी के एक बेटा और बेटी है ना, तो जनरली लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो लड़का है ना वो पढ़ जाए। ये सोच भी आपको बदलनी है, बहुत सारे काम करने हैं सिलेक्शन के बाद आपको, ठीक है। और हमारे यहाँ रोड कैसे बनते हैं, आज रोड बना कल गायब। बीबीसी के पोर्टल पे आई थिंक कल रात में एक आर्टिकल आया था, महाराष्ट्र में एक रोड बनाया किसी ने। तो कल आया था ना, हाँ कल का ही होगा, मैंने रात में देखा था। तो उस रोड को ऐसे किसी ने फोल्ड कर दिया, आप देखिए उसको लेयर जैसे बिछा दिया, गांव वाले लोग गए होंगे तो उन्होंने उसको फोल्ड कर दिया, रोड हटा दिया। बताइए क्या है। बिहार में एक रोड बना था, एक रोड बनाया लोगों ने, और आई थिंक आफ्टर 15 डेज लोग देखने के रोड गायब, लोग ढूंढ नहीं पा रहे रोड कहाँ था। तो आप देखिए पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे क्या हो जाएगा, आपका ह्यूमन कैपिटल कन्वर्जन रेट क्या हो जाएगा, बहुत पुअर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए सोसाइटी मेल और फीमेल दोनों है ना, तो फीमेल को आप ट्रेंड कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, कनेक्टिविटी पुअर है ना। और हर आदमी अपनी बच्ची को या बच्चों को डेली ले मतलब नहीं लेके आ पाएगा, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं। तो आप देखिए बैरियर्स लिख लीजिएगा, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। हमें क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स को कन्वर्ट करना है इन ह्यूमन कैपिटल, बट कुछ चैलेंजेस हैं, बैरियर्स है। नंबर 1 पॉपुलेशन, सेकंड लिखेंगे पॉवर्टी, थर्ड पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड अगला लिखेंगे पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग,
पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो कर ली लेकिन आता कुछ नहीं। ठीक है, ये चैलेंजेस हैं इंडिया। एक मंत्री जी थे आपके, मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, शायद सुरेश गंगवार, बरेली है यूपी में वहां के, तो उन्होंने बोला था कि नॉर्थ इंडियंस के पास डिग्री है, नॉलेज नहीं। उसके बाद वो मंत्री नहीं रहे अगले इलेक्शन में। हाँ ये ट्रूथ है, उन्होंने बोला नॉर्थ इंडियंस के पास क्या डिग्री तो है बट नॉलेज नहीं। तो ये बात आपने लिखी हुई हमारे यहाँ। क्या आप देखिएगा जैसे बीटेक वाले बहुत सारे बच्चे, सारे लोग नहीं है ना, गवर्नमेंट भी पागल हो गई, इतने ज्यादा लड़कों ने बीटेक कर लिया। उन्होंने बोला कि 22 तक अब कोई नया कॉलेज नहीं खुलेगा, है ना, ये भी बैन लगा था। तो आप देखें नया कॉलेज आपको नहीं 22 में मिला होगा कहीं। ठीक है, अब हो सकता है स्टार्ट हो जाए जुलाई से कोई नया कॉलेज बने, इतने ज्यादा बीटेक वाले। और इससे पहले ये काम हो चुका है लॉ वालों को, सबने एलएलबी कर लिया है ना, बट उन्हें पता नहीं क्यों कर लिया, बट कर लिया है। प्राइवेट वाले एमबीबीएस तो अभी बैन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ भी उनकी संख्या, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बहुत कम, बट इंजीनियर्स को बैन कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए ये सब क्या पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए तो बेनिफिट क्या होगा देखिए, अभी की आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी होगा, पुराना थॉट है। अब आप देखिएगा अगर आपने एजुकेशन की क्वालिटी ठीक से कर दी आपने और अपने लोगों को स्किल्ड कर दिया, तो आपकी इकोनॉमी में मैक्सिमम लोगों की क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगी, स्किल्ड अगर हो जाएंगे। अब क्या होगा देखिए, बहुत सारे लोग किसी अदर कंट्री में जाकर के जॉब वगैरह करेंगे, सपोज करो यूएसए जाएंगे और यहाँ से अर्निंग करेंगे, अपने घर पैसा भेजेंगे डॉलर, और ये अर्निंग कहलाएगी रेमिटेंस। पूरी दुनिया में मैक्सिमम रेमिटेंस रिसीव कौन करता है? इंडिया, रैंक 1। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट क्या होने वाला है, एक तो बेनिफिट क्या होगा, अगर आपकी इकोनॉमी में एजुकेशन क्वालिटी अच्छा हो गया, स्किल्ड लोग हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या स्किल्ड है, तो आप क्या करें, बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, यहाँ से पैसा लेके आएंगे डॉलर। और डॉलर का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए ट्रेड के लिए, जो आप ट्रेड करते हैं उसमें डॉलर ही लगेगा, है ना। और ये कहलाता रेमिटेंस आपको बड़ी क्वांटिटी में डॉलर देता है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि बहुत सारे आईटी वर्कर्स, इंजीनियर्स, ये सब आपके यहाँ जब हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या हो जाएगा, जो भी काम होगा, बेसिकली इसको इंपोर्ट नहीं बोलते हैं, सॉरी। देखिए बहुत सारा जब आप काम करेंगे, आपको काम जब यहाँ से मिलेगा, है ना, आप आउटसोर्स कोई और बंदा करेगा, है ना, जैसे अमेरिका वाला क्या कर देगा, वो आउटसोर्स करेगा, काम आपको दे देगा, आप इनका काम करके भेज देंगे, इसके बदले आपके घर में, आपकी कंट्री में क्या आने वाला है, डॉलर आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारा काम हम लोग करके भेजेंगे। ठीक है, और हमारे आईटी वर्कर्स की आप देखेंगे सैलरी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इनको क्या मिलता है, डॉलर मिलता है। ठीक है, सर्विस सेक्टर पूरी की बात, तो अगर आपके इकोनॉमी में मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हैं, क्वालिटी एजुकेशन इनको मिला हुआ है, स्किल्ड है, तो आपको दो बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1 क्या, रेमिटेंस मैक्सिमम हो जाएगा, अभी है भी। और दूसरा क्या हो जाएगा कि आप बहुत सारा काम करेंगे, है ना, ये लोग आउटसोर्स आपको करते रहेंगे, ये बेनिफिट रहेगा। आप देखिएगा नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु और महाराष्ट्र में मुंबई एंड पुणे, अब तमिलनाडु में चेन्नई के पास भी इस टाइप के हब क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा पैसा आप बाहर से लाते हैं। ठीक है, अगर इनकी ट्रेनिंग ना रहे तो क्या ये पैसा इनको मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बेनिफिट रहेगा, इसीलिए हम लोग मैक्सिमम लोगों को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है, बहुत सारा पैसा लगेगा बट ठीक है, आगे देखेंगे ये क्यों जरूरी है। अब थोड़ा सा एक पुराना कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी मिलेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। जब आप जीएस में इसको पढ़ेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नाम आ जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली में क्या है, इकोनॉमी में डेवलपमेंट ग्रोथ होता रहे, क्या सब कुछ ये ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे आपने, पैसा कमाते हैं, बैंक में डाल दिया, बैंक में डाल दिया,
खाना भी नहीं खाते, फ्री का खाना मिल जाए। पनीर तभी खाया था जब मोहल्ले में शादी थी, लेकिन करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में है। अगर एक बार कोई डिजीज अंदर जाएगी निकल नहीं पाएगी, क्योंकि बॉडी में कुछ है ही नहीं। हर बॉडी की अपनी डिमांड होती है। मतलब क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए अपनी बॉडी पर भी आप खर्च करें। ये मशीन है ना। महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं, जब तक आपका शरीर है तभी तक आप हैं, इसके अलावा कुछ रह जाएगा। तो खाना कैसा होना चाहिए, क्वालिटी फूड होना चाहिए। ये बात सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हरियाणा के लोग जानते हैं, पंजाब और थोड़ा वेस्टर्न यूपी, थोड़ा राजस्थान की बेल्ट जो टच करती है हरियाणा का जहाँ कल्चर है। बाकी यूपी बिहार में क्या है, देखिए खाना क्या होना चाहिए। खाना ये नहीं कि आपने कुछ भी खा लिया। खाना मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, दाल हो सब्जी हो, है ना, इस टाइप प्रॉपर जो थाली हो। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी ज़्यादा है, तो प्रॉपर थाली लोगों को मिल नहीं पाती। न्यूट्रिशन वैल्यू क्या बहुत ज़्यादा पुअर। तो ये सब बातें कब डिस्कस हुई, जब ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नाम लिख लीजिएगा। दो लोग हैं, एक है महबूब हक, हाँ, एक लिखिए नंबर, महबूब उल हक ब्रैकेट पाकिस्तान, एंड दूसरा नाम लिखेंगे अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। दो लोग सेन साहब का नाम होगा, 98 में नोबेल प्राइज मिला था। महबूब उल हक पाकिस्तान हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। एंड दूसरे कौन है, अमर्त्य सेन फ्रॉम इंडिया। इन दोनों ने एक कॉन्सेप्ट, उसका नाम क्या रखा, ह्यूमन डेवलपमेंट। और बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। और इनकी बात को फिर माना गया, किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करेगा, ये जो इंडेक्स बनता है ना आपका, इंडेक्स के बाद कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे। जो इंडेक्स है रैंकिंग वगैरह, ये कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। क्वेश्चन आ चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन करेगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, इन लोगों ने क्या बोला था कि आपकी इकोनॉमी तभी रेगुलर ग्रोथ करेगी जब आप क्या करेंगे, अच्छा होगा आप लोगों का, एजुकेशन अच्छा होगा, और पर कैपिटा इनकम डिसेंट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें ठीक हैं तो फिर वो कंट्री बहुत तेजी से डेवलप करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल आता है, इंडिया की रैंकिंग पुअर रहती है, लगभग 130 में हम लोग रहते हैं। आप देखिएगा नियर बाई टोटल कंट्रीज 180 के आसपास, है ना, तो हमारी रैंक क्या है, 130 के आसपास रहती है। तो आप देखिएगा हमारी क्या एजुकेशन में काम नहीं करती है, हेल्प नहीं करती है, पर कैपिटा इनकम लोगों का बहुत कम है। इसका अंदर डिटेलिंग इसमें है नहीं बहुत ज़्यादा, बट एजुकेशन का अपना मतलब अलग है। और जब आप जीएस में पढ़ेंगे तो जानेंगे, इसमें इसके अलग से पैरामीटर, फिर से इसको दो में डिवाइड करेंगे, हेल्थ में भी देखा जाता है ना। तो तीन बेसिक चीज़ें हैं, इनके हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट को जज किया जाता है कि किस कंट्री में कितना है। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ, और इंडिया में ऐसा क्यों बोला जाता है, देखिए आप देखिएगा, अगर महबूब उल हक की बात करेंगे तो टेक्निकली वो भी इंडिया थे, पुराने थे, उनका बर्थ इंडिया में हुआ था, डिवाइड हो गया अलग बात। अमर्त्य सेन तो है इंडिया के। तो इन लोगों ने पूरी दुनिया को बताया कि नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले आप क्या देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। और उड़ीसा के कई सारे केसेस थे जिसमें क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया में ये होता था कि जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो 50% चांस है कि वो मर जाएगी। ये सारा रिकॉर्ड है, 1980 तक यहाँ रहा है कंट्री।
ठीक है। तो आप बताइए, प्रेगनेंसी से लोग डरते थे, प्रेगनेंसी कंसीव जब गांव में लोग मतलब ऐसा होता था क्योंकि हॉस्पिटल आसपास है ही नहीं। अगर कोई बॉडी में आजकल डिजीज है नई टाइप की, पहले भी रही होंगी, लोग बोलते थे इसमें भूत का चक्कर है। नहीं, ये हुआ कंट्री, ये रियलिटी है ना, तो इसको कैसे दूर किया जाए? आप कुछ ऐसा करिए ताकि उनकी हेल्थ क्या हो पाए, ठीक रहे। और इसीलिए आप देखेंगे एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसको आपने शायद सुना होगा, आंगनबाड़ी। इसमें आशा प्रोग्राम था, जिसको आशा दीदी के नाम से लोग गांव में जानते हैं। आशा का नाम सुना? उसमें क्या होता है, सुना होगा ना आपने, आशा दीदी का नाम सुना होगा। वो क्या करती, छोटा, हाँ, छोटा सा बच्चा, और उसका वैक्सीनेशन कब होना है, वो यहाँ से लेकर के सब कुछ सारा काम उनका रहता है। अगर किसी घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी का केस है, एक कार्ड बनवाएंगी वो, है ना, और पूरा टाइम ध्यान रखेंगे वैक्सीनेशन वगैरह कब है, डिलीवरी होने का जो टाइम होता है 10 से 15 दिन, उस समय वो कुछ नहीं करेंगी, उनका रोल नहीं है। आईएसपीटी पूछा जा चुका, आशा का काम क्या है? डिलीवरी कराना उनका काम नहीं है। ये स्टेटमेंट था, आई थिंक यूपीएससी पीटी 15 या 16 का क्वेश्चन। तो वो क्या करेंगी, वो जो डिलीवरी का टाइम है ना 15 डेज, वहां पर आशा का कोई रोल नहीं। जैसे बच्चा घर पे आ जाएगा, फिर से आशा आ जाएंगी ये कार्ड लेके, ये कार्ड अब बच्चे का है। तो सुना होगा गाँव में, देखा होगा, इसी तरीके से काम होता है ना, देखा होगा आपने। तो ये सब चीजें क्या है, ताकि आपके यहाँ सबकी हेल्थ क्या रहनी चाहिए थी। उसके बाद अब देखिएगा आर्टिकल 21 अगेन, एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे। और हेल्थ में एक चीज और है, आयुष्मान भारत, एक कार्ड मिला हुआ आयुष्मान, आपने देखा होगा, उसमें इंश्योरेंस सबको मिलता है, एक फैमिली का होता है 5 लाख। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इंद्रधनुष तो सभी में आ जाएगा, वो एग्रीकल्चर, उसमें सारी पॉलिसी एक साथ आ जाती है ना, ये होती है। हाँ वो उसी में आ जाए, वैक्सीनेशन का ही है ना वो, उसमें सभी कुछ। देखिए इंद्रधनुष मतलब क्या है, वो तभी लेके आते हैं, हर फील्ड में आ जाता है, उसमें सारे वैक्सीनेशन कवर है। ठीक है ना ये। अब आप देखिएगा उसके बाद में आपको ऐसा कुछ करना है ताकि पर कैपिटा इनकम भी लोगों की ठीक रहे। ये तीनों चीजें अगर सही रहेंगी तो आपके कंट्री में क्या ठीक से नजर आएगा, ह्यूमन कैपिटल। भारत में फिलहाल अभी पुअर है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, महबूब उल हक एट अमृत से, ठीक है। हालांकि इसमें नहीं, आप आगे 12th में पढ़ेंगे, एक और मतलब एक कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, है ना, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या होती है, आइडिया है कुछ? कोई डिफाइन कर सकता है हैप्पीनेस? कभी आपने फील की हैप्पीनेस? हैप्पीनेस क्या है, कभी फील किया हैप्पीनेस? कब किया था? थोड़ी देर पहले, क्यों? अच्छा, नहीं नहीं, मैंने हंसा दिया इसलिए? नहीं, ये हैप्पीनेस नहीं। हैप्पीनेस के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, है ना। हैप्पीनेस, हाँ, हैप्पीनेस इंडेक्स जब तैयार होता है उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। तो अभी उसमें नोट मत करना, आगे यूनिट में आएंगे तब नोट करना, बट आप समझिए हैप्पीनेस क्या है एक्चुअली में। हैप्पीनेस बहुत अलग चीज होती है। बेसिक चीज इसमें क्या रहेगी, जैसे एक तो आपको डिसीजन लेने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, पहला पैरामीटर ये है। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, फ्रीडम ही नहीं, तो आप खुश हो पाएंगे? आपको कॉमर्स पढ़ना, घर वाले बोले नहीं साइंस लो, तो ना मन से कॉमर्स होगी ना साइंस होगा, लाइफ ऐसे गुजरेगी बस, है ना। कोई भी डिसीजन हो, ये तो एग्जांपल है। दूसरा क्या है कि लाइफ में जो भी लोग हैं, सिस्टम है या लोग हैं, वो ऐसे होने चाहिए उनमें आपका ट्रस्ट हो, ठीक है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई बंदा होता नहीं होगा जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं। भरोसे का कोई व्यक्ति किसी की लाइफ, 99% लोगों की लाइफ में नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में है तो वो भ्रम है, मौका मिलेगा पता चल जाएगा कि आपके, ये सच्चाई, ये ट्रूथ है लाइफ में। मतलब ये ऐसा लिखा जाता है, हो सकता है आपके हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ 99% लोगों की लाइफ में क्या है, आप देखिए, नहीं ये ट्रूथ है, वक्त बता देगा, है ना। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा सबके, बट 99%, 1% की लाइफ में होता है। तो हैप्पीनेस में भी जरूरी क्यों, मान लिया आपकी तैयारी ठीक से नहीं चल रही, अगर आप किसी फ्रेंड को बोलोगे यार मुझे मैप नहीं समझ आ रहा, अगला क्या बोलेगा दूसरे दिन, ये हीरो बन रहे हैं, इनको मैप मैंने सिखाया। तो ये समझ है बात है, मतलब क्या है हैप्पीनेस का, मतलब क्या होता है कि आदमी आपकी प्रॉब्लम को सुने, और आप भी यही चाहते हो कोई सुन ले बस, आप कोई बहुत परेशान ना करो। ये मुद्दा उठा था जब सुशांत सिंह राजपूत, आई थिंक ऐसा नाम है ना उसका, उसने सुसाइड किया था। तब एक कोर्ट में आया था केस कि अगर कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा बंदा जो आपकी बात सुन पा रहा है, तो आपका मन हल्का रहेगा, प्रेशर फील नहीं करेगा।
और 99% की लाइफ में ये नहीं होता। अगला क्या है कि अगला फैक्टर क्या है हैप्पीनेस का, जहां आप रहते हैं वो इन्वायरमेंट एकदम बढ़िया फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि आइडिया है किसका, भूटान का है। अब भूटान के पास में जो इकोलॉजी है उनकी बहुत शानदार है, पॉल्यूशन क्या है, नहीं, ना के बराबर। दूसरा क्या, आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, डिजीज फ्री। ये सब चीजें अगर हैं तो लास्ट में पर कैपिटा इनकम आपका डिसेंट हो, ताकि आपकी जो भी इच्छा हो वो आसानी से पूरी हो जाए। अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो फिर आप रियलिटी में हैप्पीनेस को फील कर पाए। तो क्या अभी हैप्पीनेस है? अभी तो वो थोड़ा सा मोमेंट आ जाता है, ठीक है। आप हैप्पीनेस बहुत अलग होती, परमानेंट होती। हाँ, परमानेंट नहीं होता है, जब तक बॉडी है तब तक तो है ना। मतलब वो परमानेंट अलग चीज है, जो महात्मा बुद्ध ने बोला था कि नथिंग इज परमानेंट, है ना, वो अलग बात है। तो उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। खैर, तो यूएनडीपी में मतलब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों की बात को सुना, और उसके बाद हर साल आप देखेंगे ये इंडेक्स आता है, इनका पैरामीटर क्या, इन्हीं तीनों को पैरामीटर मान के ये लाते हैं। तो ये इंडेक्स आप देख लीजिएगा। तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल बस इतना ही है, छोटी सी यूनिट है। अगली यूनिट है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या ज्यादा हो रहा है ना, इतना हो जाएगा ना, एक यूनिट, यूनिट हो जाएगी ना, करा सकते हुए, टाइम है ना, 10 मिनट। हाँ ठीक। रूरल डेवलपमेंट, चलिए कुछ तो लिख लीजिएगा, है ना। रूरल डेवलपमेंट के एक टॉपिक है वो करा देता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो आप अगर फार्मिंग प्रैक्टिस हो रही है विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे, ऑर्गेनिक इनके टाइप देखेंगे, नंबर 1 ऑर्गेनिक एंड दूसरा क्या होता है, फार्मिंग प्रैक्टिस अगर हो रही है विद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स तो क्या हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री में ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर होती है, इन सिक्किम, इसीलिए सिक्किम को बोला जाता है ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। और फर्स्ट स्टेट भी, पहला भी है, इसको हम सिक्किम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्यों अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, हाई यील्ड सीड्स का यूज किया गया इसमें, और इनसे प्रोडक्शन को गेन करने के लिए आपने जो फर्टिलाइजर्स का यूज किया वो सब कौन से थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स। इन्होंने आपकी मिट्टी में पॉइजन भर दिया, पेस्टिसाइड वगैरह आपने यूज किया। अब क्या करेंगे, वो सारा पॉइजन जो है आपकी थाली में आ गया, ह्यूमन डिजीज बढ़ती जा रही। पहले क्या होता था कि आप देखेंगे 80s तक अगर किसी को डायबिटीज का इशू था तो वो एज होती थी 50+ डायबिटिक हो गए। अभी डायबिटीज की कोई एज नहीं। एम्स का रिकॉर्ड आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कई हजारों में, जिनकी एज क्या है, अंडर 20, उनको डायबिटीज हो गई। तो मतलब क्या है, आप देखिए कैंसर डिजीज, देखिए कैंसर के पेशेंट देखिए इंडिया में, एम्स की वेबसाइट जाइएगा, चेक करना,
और रिकॉर्ड ये है कि पूरी दुनिया में अगर आप कोई 3 बच्चे देखिए कैंसर वाले, उनमें एक इंडिया का है ना। कभी एम्स जाना, घूम के आना, बहुत सारे लोग ऐसे लेटे नजर आएंगे गेट के आसपास, क्योंकि आपको सिलेक्शन के बाद इन्हीं लोगों को सर्व करना है ना। भूल जाते हैं लोग फिर, है ना। अभी इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, सर देश की सेवा करनी, उसके बाद शायद देश अपना ही नाम होता है कि सर अपनी ही सेवा करनी है ना। तो जनरली आपको जिन लोगों को सेवाएं देनी है ना, एम्स जाओ, समझ आ जाएगा कि किन के लिए काम करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ह्यूमन डिजीज बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी, इनको रिकवर करने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, बट चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन की क्वांटिटी बहुत कम होती, तो कैसे लोगों को फूड अवेल करा पाएंगे, ये चैलेंज है। सिक्किम बहुत छोटा सा है, अगर आप सिक्किम को देखेंगे मैप में जा करके, तो अपर एरिया तो ये कवर्ड, यहाँ पे ग्लेशियर है, ये जेमू है, जेमू ग्लेशियर है, यहाँ से तीस्ता रिवर निकलेगी। फिर बाकी आप देखेंगे टूरिस्ट प्लेस वगैरह बना रखा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कम एरिया है। तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। 2006 से आपने स्टार्ट किया था करीब करीब, और आपके 14 को जाकर के बोल दिया कि हम क्या हो गए, ऑर्गेनिक हो गए। अब जस्ट थिंक अबाउट उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा एरिया, इसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, चैलेंज है। ठीक, पर ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, लोगों की डिमांड का नेचर चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, देखा होगा आपने, है ना। ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही लगातार। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, दो चीजें आपको और समझ आएंगी। एक तो आप वाटर पॉल्यूशन को कम करेंगे, केमिकल्स नहीं जाएगा। दूसरा आप देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन, और अगर ये हो जाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप कर पाएंगे। मतलब आप भी यूज करेंगे, और उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी एग्रीकल्चर कर पाएगी। अदरवाइज पूरी की पूरी जो एरिया है ना, वो सब बंजर हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ से आगे फिर हम लोग अगली क्लास में चलेंगे, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत थ्योरेटिकल यूनिट है ना। रूरल डेवलपमेंट पढ़ लीजिएगा, नरेगा आपको इसमें भी मिलेगा एक बार, ठीक, वो देख लीजिएगा।